Hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So आज के हम इस पार्ट में, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर है, ओके, तो उसमें हम लोग आज सेकंड पार्ट अपना करने वाले हैं, विच इज़ द नॉर्थन प्लेन्स. ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और जिसका आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं द नॉर्थन प्लेन्स. ऑलरेडी वी हैड कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट विच इज़ द हिमालयास. ठीक है, हिमालय के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था. एंड नाउ दैट्स द टाइम टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट विच इज़ द नॉर्थन प्लेन्स. ठीक है, सो नॉर्थन प्लेन्स. तो अगर मैं नॉर्थन प्लेन्स की आपको लोकेशन सजेस्ट करना चाहूँ तो मैप में देखते हैं. एक मिनट, एक सेकेंड. सो ये जो है, ये हमारे नॉर्थन प्लेन्स की लोकेशन है. तो नॉर्थन प्लेन्स में मेनली जो हमारे स्टेट्स आते हैं वो यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल. ये हमारे नॉर्थन प्लेन्स में स्टेट आ जाते हैं. ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दिल्ली वगैरह, ये सब हमारे नॉर्थन प्लेन्स में स्टेट आते हैं. ठीक है, हरियाणा वगैरह ये जो है हमारे नॉर्थन प्लेन्स में आते हैं. तो अगर मैं ये हरियाणा वगैरह, यूपी, बिहार की बात करूँ तो ये हमारे नॉर्थन प्लेन्स में आते हैं. लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्थन प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ. हिमालय का हम लोगों ने फॉर्मेशन पढ़ा था कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, गोंडवाना का एक पार्ट था जो कि यूरेशिया से टकराता है. ठीक है, गोंडवाना का एक पार्ट था जो कि यूरेशिया से टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनकोडिंग क्रिएट हो जाती हैं. ठीक है, और जिसको आज हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं. ऐसे ही नॉर्थन प्लेन्स का अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें तो नॉर्थन प्लेन्स की फॉर्मेशन की अगर बात करें तो नॉर्थन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली हिमालय पर्वत के बाद. ठीक है, जब हमारे ये हिमालय जो थे, हिमालय का फॉर्मेशन अच्छे से हो गया, फिर क्या हुआ. अब देखिए, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि यहाँ पे पहाड़ है, राइट, यहाँ पे पहाड़ है. तो पहाड़, मैंने आपको बताया था हिमालय कुछ ऐसे पहाड़ हैं, कुछ नहीं, जब सारे ही पहाड़ हिमालय में ऐसे हैं कि जिस पे बर्फ़ जो है वो हमेशा रहती है. ठीक है, इन पहाड़ों पे बर्फ़ हमेशा रहती है, इन पहाड़ों पे बर्फ़ हमेशा रहती है. ये जो होते हैं स्नो से कवर होते हैं. ठीक है, तो अब जब थोड़ी गर्मी पड़ेगी या सन की रेज इनमें पड़ेंगी तो ग्लेशियर्स जो होंगे वो पिघलेंगे, मतलब ये बर्फ़ पिघलेंगी तो ये पहाड़ से नीचे आएंगे रगड़ती रगड़ती. जब ये रगड़ती रगड़ती नीचे आएगी पहाड़ से तो बेसिकली थोड़े बहुत क्रेविक्स वगैरह या फिर थोड़ा बहुत सेडिमेंट्स डिपोजिट करेंगे नीचे आके. ठीक है भाई, ये जो स्नो वगैरह थी इनमें सनरेज पड़ा जिससे ये नीचे बहती हुई आई. ठीक है, नीचे बहती फ्लूडिटी हो गई इनमें क्योंकि सनरेज हुई, जिससे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी अंदर की वो लूज़ हुई, जिससे ये लोग लिक्विड फॉर्म में हो गए. जब लिक्विड फॉर्म में हो गई स्नो तो ये नदी के मतलब वाटर में फ्लो होने लगी, और जब ये नीचे को बहेगी तो कुछ सेडिमेंट्स को लेके आएगी पहाड़ के. ठीक है, पहाड़ के कुछ सेडिमेंट्स को नीचे की तरफ लेके आएगी. ओके, और उन पहाड़ के सेडिमेंट्स को जब वो लेके आएगी, ठीक है, और नीचे डिपॉजिट कर देंगी. तो ऐसे बहुत बहुत बार हुआ. ठीक है, मैनी टाइम्स ऐसा हुआ, और बेसिकली कई सालों में हमारे नॉर्थन प्लेन्स का भी फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, इस प्रोसेस को भी काफ़ी समय लगा था. या फिर एक तरीके से और हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि रेनफॉल जब होती है, ठीक है, रेनफॉल होती है पहाड़ों पे, जो रेनफॉल पड़ती है, ठीक है, जो रेन पड़ती है वो बेसिकली नीचे को आती है पहाड़ से, तो वो कई सारे सेडिमेंट्स को लेके आती है पहाड़ के. अब उस सेडिमेंट्स को लेके आएगी, डिपॉजिट करेगी एक जगह. जब डिपॉजिट करेगा तो वो कई सालों में बहुत सारी डिपोजिशन हो जाएगा इस जगह पर, और जिससे हमारे लैंड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, आप देखो, ये मैंने तुम्हें बताया कि लैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है. एक सेकेंड. ठीक है, तो मैंने भी तुम्हें क्या बताया, नॉर्थन प्लेन्स का पूरा फॉर्मेशन बता दिया अच्छे से. तो अब इसकी थ्योरी को थोड़ा देखते हैं. थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने अच्छे से देखा था. देखो, so the northern plains has been formed by the interplay of the three major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. ठीक है, and this plain is formed of alluvial soil. आप देखिए, ये जो नॉर्थन प्लेन्स है बेसिकली 3 रिवर के कंट्रीब्यूट से बना हुआ है. ठीक है, 3 रिवर जो है इसमें कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था, तभी ये जो था नॉर्थन प्लेन्स बना था. आप देखो, ये 3 जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं. यहाँ पर आप देखेंगे इंदस रिवर है, ये इंदस रिवर है. ठीक है, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन बहुत था हमारे किसमें, नॉर्थन प्लेन्स को बनाने में. ये इंदस रिवर है, पहला तो इंदस हो गया. ठीक है, इंदस हो गया, और इंदस की कुछ ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी. तो इंदस की ट्रिब्यूटरीज आप देख सकेंगे. अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो इंदस से कौन मिल रहा है आगे जाके, देखो ये हमारी इंदस रिवर है. ठीक है, इंदस रिवर है, और इसमें आगे जाके आप देख सकते हैं झेलम मिल रही है, रावी मिल रही है, सतलुज मिल रही है. ठीक है, आगे जाके सारी नदियाँ इसमें मिल रही हैं, सतलुज है और आपकी रावी है, झेलम है, ये इंदस में मिल रही हैं आके. तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब यही होता है कि जो नदियाँ सहायक नदी होती हैं, तो इंदस की सहायक नदी हो गई. तो इन्हीं पहली जो हमारी नदी हो गई जिसने हमारा नॉर्थन प्लेन्स के फॉर्मेशन में काफ़ी सहयोग दिया है, वो द इंदस रिवर हो गई. ठीक है, बीच में हमारी गंगा आती है. यहाँ पे गंगा देखिए आप, ये आपकी गंगा है. ठीक है,
सो ये गंगा जो रिवर है बेसिकली, तो गंगा रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, जैसे आपकी यमुना रिवर हो गई, चांबाई रिवर हो गई, ठीक है, चांबाई हो गई, और घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ये जो है बेसिकली हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिन्होंने कुछ, देखिए गंडक नहीं है ट्रिब्यूटरीज, हाँ गंडक नहीं है ट्रिब्यूटरीज है ये, और जो यमुना है, चांबाई है और घाघरा है। अभी गंडक क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आपको, रीज़न है आगे कुछ, ठीक है इसका। तो ये जो है ये ट्रिब्यूटरीज होंगे जिन्होंने फॉर्मेशन नॉर्थन प्लेन्स का करा है, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कर कैसे पाते हैं, क्योंकि ये नदियाँ बहती हैं, डिपॉजिट लाती हैं, सेडिमेंट्स वगैरह लाती हैं, उनको एक जगह डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत बार लाती हैं, डिपोजिशन हो जाता है, ओके, डिपोजिशन करती हैं, जिससे हमारा लैंड फॉर्मेशन में मदद मिलती है, ठीक है। इधर देखो, अब यहाँ पर हमारे ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र में यहाँ पे हमें सहायक नदी कोई नहीं दिख रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र ने भी कंट्रीब्यूशन करा है नॉर्थन प्लेन्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। 3 रिवर हो गई हमारी, ठीक है, 3 रिवर हो गई। वेस्ट में जो हमारे रिवर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वेस्ट में हमारे रिवर की अगर बात करें तो दैट इज़ द इंडस रिवर। मिडिल में बात करें तो द गंगा रिवर, एंड अगर हम लोग बिल्कुल ईस्ट में बात करें तो द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इन 3 रिवर्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा है नॉर्थन प्लेन्स को फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो आगे देखो, ओके। सो दिस प्लेन इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ये प्लेन मैंने बताया कि एल्यूवियल सॉइल का बना हुआ है। एल्यूवियल सॉइल क्या होता है कि एक ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ हो, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसी मिट्टी होती है जो अनुपजाऊ होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल का मतलब है मिट्टियाँ जो उपजाऊ हैं, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल का मतलब है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ का मतलब एक तरीके से होता है कि जिसमें आप खेती करें तो खेती काफ़ी अच्छी हो, ठीक है, नरिशमेंट हो जिसमें। And the deposition of alluvial in a vast basin lying at the foot hills of the Himalaya over million of years। अब इसका डिपोजिशन कैसे हुआ एल्यूवियल सॉइल का, कि सेम वही हुआ कि एल्यूवियल सेम वही हुआ कि हिमालय जो पर्वत है, मान लीजिए रेन वगैरह हुई, रेनफॉल हुई तो वो पर्वत से होते हुए आएगी तो काफ़ी सारे सेडिमेंट्स को लेते आएगी। ये हमारे हिमालय पर्वत है, ठीक है। रेनफॉल हुई तो वो यहाँ से बहते बहते आई, अरे यार, यहाँ से बहते बहते आई रेनफॉल, और यहाँ के थोड़े बहुत जितने भी क्रैबिक्स वगैरह थे या यहाँ का जितना सेडिमेंट्स था उसको नीचे लेते हुए आई, ठीक है, नीचे लेकर आई, जिससे ये जितना सेडिमेंट्स था उसने एक जगह को डिपॉजिट कर दिया, जिससे हमारा लैंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और वहीं पे हमारा एल्यूवियल सॉइल फॉर्म्ड हो गई, कई सालों में एल्यूवियल सॉइल भी फॉर्म हो गई, ओके। मिट्टी बनने में भी बहुत दिन लगते हैं, बहुत साल लगते हैं, ठीक है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियन ऑफ टाइम लगा था इस एल्यूवियल सॉइल को फॉर्म होने में, ओके। सो इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर टोटल एरिया की बात करी जाए नॉर्थन प्लेन्स की, तो बेसिकली 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। इमेजिन गाइस कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हमारा पूरा नॉर्थन प्लेन्स फैला हुआ है। और अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो दैट इज़ 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स जो है इसका डिस्टेंस है, ओके। और अगर मैं वाइडली इसको इसकी बिथ की बात करूँ, ठीक है, ब्रेथ की बात करूँ, तो दैट इज़ 240। ब्रेथ मतलब ये चीज़, ठीक है, बिथ होता नहीं रेक्टेंगल में, राइट। सो बिथ की अगर मैं इसकी बात करूँ, बिथ की, राइट, तो बिथ जो है बेसिकली बिथ ये होता है, ओके। एक सेकेंड, थोड़ा रॉन्ग हो गया, हाँ देखो यहाँ समझाता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकेंड रुकना गाइस, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ मैं क्या बता रहा था, एक सेकेंड, तेरा मम्मी ने बुला लिया था, थोड़ा काम था, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था यहाँ पे, हाँ। तो अगर मैं इसकी ब्रेथ की बात करूँ, ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ का मतलब क्या है, बिथ, ठीक है, बिथ, बिथ में देखिए, अगर मैं इसकी ब्रेथ की बात करूँ, ये मतलब ये कितनी फैली हुई है, तो ये 340 से, कहते 240 था ना, 240 से 320 किलोमीटर, हाँ, ये 240 से 320 किलोमीटर फैली हुई है, ठीक है। 240 से 320 किलोमीटर फैली हुई है, जिसमें ये वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। और ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं कितना कम फैली हुई है। इसकी ब्रेथ जो है ईस्टर्न पार्ट में बहुत कम है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है। लेकिन इसकी अगर हम लोग टोटल ब्रेथ की बात करें तो 240 से 320 तक चली जाती है, 240 से 320 किलोमीटर तक चली जाती है। और अगर मैं इसका टोटल डिस्टेंस करूँ ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट, तो दैट इज़ 2400 किलोमीटर्स डन। और अगर मैं इसका पूरा एरिया मेजर करूँ तो दैट इज़ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर डन। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गया नॉर्थन प्लेन्स के बारे में, बल्ले बल्ले हुए। चलो नीचे देखो,
So with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. अब देखिए नॉर्थन प्लेन्स में अच्छी सॉइल भी है, उपजाऊ सॉइल है, जहाँ पर अच्छे से हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड कर सकते हैं, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर भी है, इरीगेशन अच्छे से हो सकता है। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बेसिकली वो भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी मिट्टी मिल रही है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी अच्छे से मिल रहा है, राइट, पानी कोई कमी नहीं, पानी अच्छे से मिल रहा है, अच्छी मिट्टी है, एग्रीकल्चरल फील्ड काफ़ी अच्छे से हो पा रही हैं, ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है अच्छे से हो पा रही हैं, लैंड बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर लोग भी हैं वो भी ज़्यादा है, मतलब लोग जो हैं बेसिकली उस फेवरेबल क्लाइमेट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये देखिए नॉर्थन प्लेन्स, ये नॉर्थन प्लेन्स की एक इमेज भी दिखाई गई है। ओके, सो द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो जो नॉर्थन प्लेन्स से, ठीक है, जो हिमालय वगैरह पर्वत से जो हमारी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, जो हमारी नदियाँ वगैरह बहती हैं वो बेसिकली डिपोजिशनल वर्क के लिए होती है। डिपोजिशनल वर्क क्या होता है कि सेडिमेंट्स लेके आए, उसको एक जगह डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। एंड इन द लोअर कोर्स, ठीक है, लोअर कोर्स मतलब नीचे को वो सेडिमेंट्स लाए और उसको डिपॉजिट कर दिया। सो ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन लैंड्स। अब ये रिवराइन लैंड्स क्या है देखो, समझाता हूँ मैं तुम्हें नीचे यहाँ पे। रिवराइन लैंड्स का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जैसे हमने एक पहाड़ बना लिया, ठीक है, मान लो रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद जितना पानी था वो यहाँ से नीचे को आ रहा है, कई सारे सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, लेकिन ये स्लोप इसका, ये देखिए माउंटेन का स्लोप यूं करके है। तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर स्लोप टेढ़ा होगा तो बेसिकली हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, स्पीड, अभी यहाँ पे स्पीड समझिए, वेलोसिटी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अगर जिसने मेरा लेक्चर नहीं लिया है, ओके। तो स्पीड जो है, अगर स्लोप ये होता है, मतलब एक स्ट्रेट है, स्लोप यूँ है, ये इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो जिसका अगर थोड़ा टेढ़ा है तो उसका स्लोप जो है बेसिकली, मतलब जिसका स्लोप टेढ़ा है तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। अब होता क्या है, यहाँ से नदी आई बहते हुए थे, अरे यार हो गया, यहाँ से नदी आई बहते हुए थे, ठीक है, तो इसकी स्पीड तब तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही इसकी ये एंड पे आई तो ये बिल्कुल फ्लैट पे आ गई। फ्लैट पे आने पे इसकी स्पीड जो नदी है, इसकी स्पीड बहुत, नदी मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूँ कि पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जो पानी की स्पीड कम हो गई तो क्या हुआ, इसने जितने वो सेडिमेंट्स ला रही थी, अब सेडिमेंट्स जो हैं वो पानी के साथ चल रहे हैं, पानी रुक जाएगा तो सेडिमेंट्स भी रुक जाएंगे, तो पानी रुक गया, अब वहीं पे एक जगह पर हमारे जितने थे सेडिमेंट्स वो भी रुक गए। ऐसी फिर प्रैक्टिस ऐसी हुई, ठीक है, कि कभी और पानी बरसने के बाद माउंटेन से जितना वाटर था वो नीचे की तरफ आ रहा था, स्लोप उसका सीधा हुआ, स्लोप का मतलब उसका जो एरिया था वो बिल्कुल सीधा हुआ, जिससे वाटर का फ्लो नहीं हो पाया, ठीक है, वाटर का फ्लो हो ही नहीं पाया, और वाटर के फ्लो के नहीं होने के कारण क्या हुआ कि जितना भी ये सेडिमेंट्स वगैरह लेके आ रही थी वो सब जो था वो नीचे एक जगह पर रह गया, ओके। तो एक जगह पर रह गया, सेडिमेंट्स ने क्या बना लिया, एक लैंड बना लिया, एक पीस ऑफ लैंड बना लिया, जिसको हम लोग रिवराइन लैंड कहते हैं, ठीक है, रिवराइन लैंड कहते हैं इससे हम लोग, मतलब एक पीस ऑफ लैंड बना लेते हैं, नदी जो सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं और उनके स्लोप टेढ़े ना होने के कारण बिल्कुल जब सीधे हो जाते हैं तो वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं वो सेडिमेंट्स, जिसको हम लोग रिवराइन आइसलैंड भी कहते हैं, ठीक है, डन। आइसलैंड तो मैंने बताया ना, पीस ऑफ लैंड होता है आइसलैंड, ओके। तो रिवराइन जो रिवर से आ रहा है उसको हम लोग रिवराइन आइसलैंड कह रहेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे आप लोगों ने ब्रह्मपुत्र में देखे होंगे, कुछ ऐसे आइसलैंड है, एक सबसे फेमस यहाँ पे डू यू नो में लिखा है कि माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइसलैंड, ठीक है, एक माजुली नाम का ब्रह्मपुत्र में सबसे फेमस और सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, ओके। ओके, सो बता दिया मैंने कि माजुली जो है ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है, और पूरे वर्ल्ड में ही सबसे बड़ा है, ब्रह्मपुत्र में ओरिजिनेट करता है ये, so no at all. So the rivers in the low course split into numerous channels due to deposition of slate. These channels are known as distributaries. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करी गई है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होता है बेसिकली, एक सेकेंड, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली होता है, मैंने भी बताया था, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी, कि एक नदी में और नदियाँ मिल जाए तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहेंगे।
वहीं पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि एक नदी से अलग अलग नदियाँ जो पहले मिली थी उनका अलग होना, ठीक है, अलग होना, सेपरेट होना नदियों का एक नदी से। दिखाता हूँ मैं भी आपको मैप में। एक सेकेंड। तो यहाँ देखो, यहाँ पे गंगा है, ठीक है, गंगा ये आगे गई और यहाँ पे सन आरा, ठीक है, सन आर जो है बेसिकली वो इससे अलग हो गई, ठीक है, सन आर जो है यहाँ से अलग हो गई। तो इसका मतलब होगा कि एक कोई नदी जिससे अलग अलग नदी अलग हो रही हैं, ठीक है, एक नदी से दूसरी जो नदियाँ हैं वो अलग हो रही हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, बट रही हैं। और वहीं पे अगर एक नदी में और नदियाँ मिल रही हैं तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी कहेंगे। सही है, चलो नीचे देखो। चलो यहाँ पे द नॉर्थन प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स इज रिफर्ड एज द पंजाब प्लेन्स, ठीक है, एंड फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, and the larger part of this plain lies in Pakistan. So the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, and the Ravi and the Beas and the Satluj, originate in the Himalayas. This section of the plain is dominated by the Doabs. चलो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो नॉर्थन प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थन प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है बेसिकली इसको हम लोग पंजाब प्लेन से ओरिजिनेट करते हैं। ये पंजाब प्लेन्स कहलाता है। पंजाब प्लेन्स इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे इंडस जो रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और इंडस रिवर ने काफ़ी सहायता करी है यहाँ यहाँ का जो लैंड है उसको बनाने में, ठीक है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बेसिकली हम लोग पंजाब प्लेन्स कहते हैं, ठीक है, पंजाब प्लेन्स कहते हैं। और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो हमारे पाकिस्तान में मिलता है। पंजाब प्लेन्स का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमारे पाकिस्तान में मिलता है। ओके, आप देखिए जो सेकंड प्लेन हमारा आएगा वो कौन सा है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। ओके, इट इज सेपरेटेड ओवर नॉर्थ इंडिया एंड हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बीच में हमारा सिचुएटेड है उसको हम लोग गंगा प्लेन कहेंगे, ठीक है। वेस्ट पार्ट में जो सिचुएटेड है उसको हम लोग द पंजाब प्लेन कहेंगे। बीच में जो हमारा सिचुएटेड है उसको हम लोग द गंगा प्लेन कहेंगे। सेकेंड, ये जो हमारा घाघर से, ठीक है, घाघर से और ये तीस्ता, तीस्ता मतलब ये जो असम से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, असम की तरफ जो हमारी रिवर है एक तीस्ता नाम की, तो ये बीच का जो प्लेन पूरा हो जाएगा इसको हम लोग गंगा प्लेन कहेंगे। ओके, और ये जो हमारा लास्ट प्लेन रहेगा, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट का हमारा प्लेन रहेगा, इसको बेसिकली हम लोग द क्या कहेंगे, द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। अभी देखो नीचे लिखा भी होगा द ब्रह्मपुत्र प्लेन। आप सोच रहे होंगे प्लेन प्लेन क्या, भी मैं बताऊँगा, ठीक है। सो particularly Assam lies the Brahmaputra plain, ठीक है। So the northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि देखो वेस्टर्न पार्ट जो है उसको हम लोग पंजाब प्लेन से ओरिजिनेट करेंगे, मतलब उसका नाम जो है वो पंजाब प्लेन है। सेंट्रल जो पार्ट है उसको द गंगा प्लेन है, ठीक है। और जो ईस्टर्न पार्ट है वो द ब्रह्मपुत्र प्लेन है। प्लेन जो है बेसिकली, और प्लेन का मतलब क्या है कि एक लैंड एरिया जो बिल्कुल प्लेन फॉर्म में है। ओके, उस पर ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होते, ऊबड़ खाबड़ हैं मतलब ऊपर नीचे होता है प्लेन्स में लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। सो द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। मतलब फ्लैट, जो चीज़ फ्लैट होती है उसको हम लोग प्लेन से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्लेन्स होंगे उसमें थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ तब भी होता है, अभी आप आगे देखेंगे। ओके, सो इट इज़ नॉट ट्रू। दीज बास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, ठीक है। ये जो बास्ट प्लेन्स हैं मतलब बड़े बड़े जो प्लेन्स हैं इनके भी रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है। रिलीफ फीचर्स का मतलब है कि लैंडस्केप के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकी पूरी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग ये फिर डिस्ट्रीब्यूट है। अभी हम लोगों ने इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि ये 3 सेक्शन में डिवाइड थे। वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, पंजाब प्लेन्स, फिर मिडिल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में मतलब सेंट्रल पार्ट में द गंगा प्लेन एंड इन ईस्टर्न पार्ट द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये अपने रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। ये 4 रीजन से डिवाइडेड है नॉर्थन प्लेन्स इनके रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग, एंड विच आर द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट pivers in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width, lying parallel to the slope of the शिवालिक. It is known as भाबर, ठीक है, भाबर। देखो एक सेकंड में आपको एक पूरी एक
इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा उसके लिए। हाँ, तो यहाँ पहले जो हमारा बताया गया है कि जो नॉर्थर्न प्लेन्स फर्स्टली जो रिलीफ फीचर से डिवाइड है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला भावर है, ठीक है, ये भावर, ओके। भावर के बाद आपका आएगा तराई, ओके। एंड तराई के बाद आएगा आपका भांगार, ये देखिए भांगार, भांगार, ये सेकेंड भांगार। और फोर्थली आपका आएगा खादर, ठीक है, खादर। तो पहले हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं। पहले हम लोग बेसिकली बाबर को देखेंगे, ठीक है, भाबर को देखेंगे पहले। इट्स नॉट बाबर, इट्स भावर। तो भावर है क्या, थ्योरी में अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले ऐसे समझिए आप। सो तो ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय से अब क्या होगा, कभी रेन वगैरह हुई तो इससे क्या होगा, सेम वही हम लोग अपनी प्रोसेस पहले की तरह बताएंगे कि क्या हुआ, रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद माउंटेन से बेसिकली रिवर जो है वो फ्लो हुई, ठीक है, पानी नीचे को फ्लो हुआ, काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स को लेके आया, डिपोजिशन करा नीचे आके। और मैंने बताया स्लोप अगर टेढ़ा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे स्लोप सीधा होने लगेगा वैसे स्पीड कम होगी। तो ये जो डिपोजिशन लेके आया, ओके, और इसने यहाँ पे जो हमारा वाटर था वो डिपोजिशन लेके आया, सॉरी सेडिमेंट्स लेके आया, उसका डिपॉजिट यहाँ पर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो बस इसी यहाँ पर जब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेविक्स होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, तो उस एरिया, उस पार्टिकुलर एरिया को हम लोग भावर कहते हैं, ठीक है। और ये जो भावर होता है ये माउंटेनियस एरिया से 8 to 16 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसकी अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूँ, पूरा इसका डिस्टेंस की बात करूँ, तो 8 से 16 किलोमीटर जो होता है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये 8 से या 16 किलोमीटर तक ब्रॉडली बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या, इसकी देखिए खास बात ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको कंकड़ वगैरह मिलेंगे, ठीक है, पत्थर्स मिलेंगे, आपको क्रेविक्स मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे, ठीक है, पीबल्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे आपको जो पानी होगा वो डिसअपेयर दिखेगा। डिसअपेयर क्यों दिखेगा, आपने देखा होगा कभी आप कहीं जगह गए होंगे जहाँ पर ये पत्थर वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आपको पानी नहीं दिखता नीचे को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी बहुत, सॉरी, पत्थर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो पानी होता है वो नीचे से निकल जाता है, पानी होता है लेकिन उन लोगों को दिखता नहीं है, ओके। अब इसके बाद तराई आएगा, तराई में बता देता हूँ है क्या। पहले भावर को मैं अच्छे से इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज से बताता हूँ हमको, ठीक है। तो भावर देखिए है क्या, इट इज़ नोन एज भावर। सो ऑल द स्ट्रीम डिसअपेयर इन भावर बेल्ट साउथ, कहाँ से स्टार्ट है, या द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है। जैसे ही वो रिवर जो है वो नीचे की तरफ आती है माउंटेन से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट करती है पीवल्स वगैरह को, डिपोजिशन करती है, क्योंकि रिवर का मेन वर्क ये है, यहीं पे ये है कि वो डिपोजिशन का वर्क कर रही है, ठीक है। तो पीवल्स वगैरह को डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। 8 से 16 किलोमीटर तक वो जो पीवल्स वगैरह हैं वो डिपॉजिट होते हैं, ओके। एंड इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, ठीक है। शिवालिक से उनका स्लोप जो होता है, बेसिकली शिवालिक माउंटेन से नीचे आते हैं ना, तो उनका स्लोप सीधा होने लगता है। ये हमारे जो द इनर हिमालय उसकी बात करी जा रही, इनर हिमालय के नीचे, ठीक है। ये आपको ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे इनर हिमालय का ही बताया गया है। तो जो नीचे स्लोप पहले टेढ़ा था, ओके, स्लो पहले टेढ़ा था, फिर यूं करके सीधा होने लगा, जिससे जो रिवर का फ्लो था वो कम होने लगा, रिवर का फ्लो होने लगा कम। दैट मीन्स कि वहाँ पर बेसिकली बड़े बड़े हमारे पीबल्स दिखने लगे और पानी डिसअपेयर होने लगा। देखिए साउथ ऑफ दिस पैच द स्ट्रीम्स एंड, कहाँ गया यार, स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, इट इज़ नोन एज भावर, इसको हम लोग भावर कहते हैं। एंड ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भावर बेल्ट, इस भावर बेल्ट में, इस भावर में क्या है कि जितने भी हमारे रिवर्स वगैरह होती है वो डिसअपेयर होने लगती है, क्योंकि जो पीबल्स वगैरह होते हैं, जो हमारे रॉक्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिससे जितने भी हमारे या काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो डिसअपेयर होने लगता है, ठीक है। अब इसी के नीचे, ठीक है, इसी के बाद क्या है, साउथ में द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज, ओके, एंड क्रिएट अ वेट स्वम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है, इसके बाद ये देखिए, इसके बाद बेसिकली क्या होता है, ये पानी आगे की तरफ थोड़ा मूव करता है, राइट, आगे की तरफ थोड़ा मूव करता है, और ये एक स्वम्पी रीजन बना लेता है, फ्लो कर लेता है, जहाँ पे ज़्यादा, मतलब ये देखिए ये यहाँ से निकला तो थोड़ा बहुत सेडिमेंट्स और लेके निकला, क्योंकि पत्थर की गंदगी वगैरह होती है ना, थोड़ा बहुत सैंड वगैरह लेके निकला। और यहाँ पे इसने, यहाँ पे दलदल, इसको हम लोग दलदल कहते हैं, उसको तराई भी कहते हैं, ठीक है। मतलब तराई में दलदली एक तरीके से समझ लीजिए, जो दलदल एरिया होता है वो हमारे तराई में आता है एक तरीके से, जहाँ पे आप फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये तराई वगैरह है, ओके। तो तराई बेसिकली है क्या कि यहाँ से भावर से जो नदी निकली, जो पानी निकला हमारा, और पानी कुछ सेडिमेंट्स लेके आया सैंड वगैरह का, तो उसने वहाँ पर ये ओरिजिनेट कर दिया, पानी के साथ काफ़ी ज़्यादा सैंड मिक्स हो गई, तो वो दलदल के रूप में हो गई, या इसको हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के रूप में हो गई। अब देखिए तराई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो दिस वॉज अ थिक फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये बहुत ही एक
फॉरेस्टेड रीजन होता है, ठीक है, इसमें वाइल्ड लाइफ होती है। एंड द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो माइग्रेंट्स, देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो पाकिस्तानी थे वो माइग्रेंट्स यहीं पर आए थे, ठीक है। और यहीं पे आपका दुधवा नेशनल पार्क जो है वो भी सिचुएटेड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर में यहाँ पर कहाँ करता है, ठीक है, उसका एक पार्टिकुलर रीजन बताइए। ओके, सो इट्स होमवर्क, ठीक है। हमने भावर देख लिया, तराई देख लिया। भावर क्या था कि माउंटेन से जब नीचे निकल रहा था, मतलब जब वाटर था वो भावर माउंटेन से नीचे आया, कुछ डिपॉजिट्स लाया, डिपॉजिट से उसने एक तरीके उसका स्लोप कम हुआ तो डिपॉजिट वगैरह जो थे उसने एक साइड में रख दिया, रख के क्या मतलब वो उसका फ्लो भी बंद हो गया था, तो डिपॉजिट एक साइड में रह गए और जिससे हमें डिसअपेयर होने लगा वाटर भी। और 8 से 16 किलोमीटर तक उसकी बेथ होती है, किसकी, हमारे वॉट हमारे भावर की, ठीक है। अब एक आता है हमारा भांगर और खादर, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल आपको ऐसे बता देता हूँ, देखिए भांगर खादर है क्या। इफ़ आई टॉक अबाउट भांगर और खादर, भांगर क्या होता है, भंगार, आपने घर में सुना होगा, भंगार कहते हैं हम लोग बेस्ट मटेरियल को, जो हम लोग बेचते हैं ना, भंगार ये तो हटाओ, ये बेकार है, भंगार है, ठीक है। तो भंगार यही, और खादर मतलब जिसमें खाद, ठीक है। भंगार का मतलब एक तरीके से बेस्ट मटेरियल, और खदार का खादर का मतलब है जिसमें खाद वगैरह पड़ती है। इस तरीके से आप इसको सिचुएट करके देखिए, खादर इसमें नई नई खाद पड़ती है, ठीक है। ऐसे समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ होता क्या है कि बीच में नदी जो है बहती होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो नदी होती है वो कहीं ज़्यादा ब्रॉडली हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी आपको लैंग्वेज से बताता हूँ, तो भी आपको यहाँ से बताऊँगा। So the largest part of northern plain is formed of older alluvium. It lies above the flood plains of the river and present a terrace-like feature. This part is known as Bangar. ठीक है, तो ये जो फ्लड प्लेन्स का मतलब है, इसका मतलब है कि नदी, और ठीक है, तो वो कहीं बार बार इधर भी जा रही है, इधर जा रही है, मतलब यहाँ जाके फिर वो इधर आ रही है, फिर जाके यहाँ आ रही है। चलो मैं आपको इमेज बताता हूँ इसे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, स्क्रीन शॉट बन नहीं आ रहा था, पॉज कर रहा हूँ इस पर। हाँ, तो यहाँ देखो, ये मैंने दिखा दिया। तो यहाँ क्या होता है देखो, बेसिकली यहाँ पे जो भंगार और खादर है, यहाँ पे बीच में नदियाँ बहती होती हैं। नदी जो बहती होती है तो ये कभी थोड़ा सा इधर को जाती है, कभी यहाँ पे थोड़ा फ्लो करती है, ठीक है। उसकी मतलब लहरें बहती होती हैं, थोड़ा इधर को जाती है, थोड़ा इधर को जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, मतलब अब इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल ज़्यादा हो जाएगी हमारी मिट्टी, नरिशमेंट ज़्यादा हो जाएगा हमारी मिट्टी में। वो कैसे, क्योंकि ये हम जानते हैं रिवर्स जो होती है बेसिकली डिपोजिशनल वर्क करती हैं, डिपोजिशनल वर्क कर रही हैं तो वो इधर भी ले जा रही हैं और इधर भी जा रही हैं, बार बार वो जा रही हैं, तो एक तरीके से उन रिन्यूड होती रहती है, जो मिट्टी है वो बार बार रिन्यूड होती रहती है, उसमें नरिशमेंट ज़्यादा आता रहता है, ठीक है। नरिशमेंट ज़्यादा आता रहता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, ठीक है। बार बार मतलब नदी इधर भी जा रही है फिर इधर जा रही है, जिससे बार बार वो जितना डिपोजिशनल वर्क है वो इधर भी ले जा रही है, इधर भी ले जा रही है, इधर इधर दोनों तरफ ले जा रही है। तो इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा वो एक तरीके से डिपोजिशनल वर्क कर पा रही है और ज़्यादा नरिशमेंट भी हो पा रहा है उस मिट्टी में, एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा बन पा रही है, ठीक है। वहाँ पे बार बार रिन्यूड हो पा रही है एल्यूवियल सॉइल हमारी। तो यहाँ पर खादर मतलब बार बार उसमें खाद लग रही है एक तरीके से, ठीक है। रिलेट करके देखो इसका नाम, इससे तो आसानी से हो जाएगा, इसमें खाद लग पा रही है आसानी से, इसलिए इस रीजन को हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। और वहाँ वहीं से थोड़ा सा उठा हुआ रीजन जहाँ पर जो एक तरीके से पुरानी मिट्टी है, बहुत पुरानी मिट्टी है और नदी वहाँ तक नहीं जा पाती है, ठीक है। कभी बाढ़ वगैरह आगे तो नदी चलेगी वरना नहीं जा पाती, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उठा हुआ रीजन और थोड़ा सा बहुत ही ठोस सा रीजन, उसी को हम लोग भंगार कहते हैं, ठीक है। इसी रीजन को हम लोग भंगार कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं द पार्ट इज नोन एज भंगार, देख लिया। द सॉइल इज इन द रीजन कंटेन कैल्सीरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़, ठीक है। तो इसी रीजन में बेसिकली हम लोग कंकड़ भी देख सकते हैं। जो भंगार रीजन है वहाँ पे कंकड़ देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि बार बार जो नदी है वो इधर से उधर फ्लो कर रही है, जिससे वो डिपोजिशन वर्क जो है सेडिमेंट्स वगैरह है उसको डिपोजिट कर रही है, ठीक है। इसलिए भंगार में हम लोग कंकड़ वगैरह कैल्सीरियस वर्क देख सकते हैं। अब देखो क्या है, so the newer younger deposit of the flood plains are called खादर, ठीक है। और जो हमारा खादर होगा उसमें मतलब यंगर वो हमेशा रिन्यूड होता रहेगा, ठीक है। खादर जो होगा वो हमारा रिन्यूड होता रहेगा, और जो भंगार होगा उसमें पहले से ही मतलब इतना वो वहाँ तक पानी आ जा नहीं पा रहा है, तो पहले से ही बहुत डिपोजिशनल वर्क होगा, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी ठोस होगा, ये पानी इतना दूर तक नहीं जा पा रहा है, पानी बहुत कम दूर तक जा रहा है। लेकिन खदार जो है, खदार में बेसिकली जो बार बार
हमारी एल्यूवियल सॉइल है वो बार बार रिन्यूड होती जा रही है, ठीक है, उसमें बार बार नरिशमेंट आता रहता है एंड दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, या हर साल रिन्यूड होती रहती है एंड सो एज फर्टाइल, तभी ये फर्टाइल भी है एंड दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल, ठीक है, तभी ये एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पूरा अपना नॉर्थन प्लेन्स कवर कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने 4 इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, किसके लिए, इसके रिलीफ फीचर्स के लिए, ठीक है, जो हमारी थी भावर, तराई, भंगर और खादार, ठीक है। तो मैंने आपको भावर बताया, भावर क्या होता है कि जो हमारे माउंटेन से नीचे उतरता है 8 से 16 किलोमीटर दूरी पे होता है, रॉक सेडिमेंट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं, पानी डिसअपेयर होता है, वहीं उसको हम लोग कहते हैं भंगार, सॉरी भावर, भावर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तराई, तराई मैंने आपसे कहा था कि भावर के बाद जैसे ही पानी निकलने लगा, ठीक है, भावर मतलब भावर के बाद जो रॉक्स थे उससे थोड़ा सा पानी आगे को निकलने लगा और हमें डिसअपेयर सॉरी अपेयर होने लगा, तो अपेयर होने के बाद वही जो पानी था वो कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेकर आया, सैंड वगैरह लेके आया रॉक से, और उसने वो मार्शी वे में पूरा उसको सिचुएट कर दिया, ठीक है। वो मार्शी मतलब थिक वे हो गया और पूरा एक तरीके से दलदल इलाका हो गया, फॉरेस्टली इलाका हो गया, जहाँ पर जैसे हमारे दुधवा नेशनल पार्क वगैरह है वहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसको हम लोग तराई कहते हैं। तराई के बाद मैंने खादर बताया, तो खादर मतलब जिसमें खाद लगती है एक तरीके से, ठीक है, खाद लगती है, सिचुएट कर रहा हूँ मैं नेम से, खाद लगती है, तो बार बार पानी का फ्लो इधर से उधर होता है, टू एंड फ्रो इसका फ्लो होता रहता है, और टू एंड फ्रो फ्लो से क्या होता है, ये जो होता है हमारा, ये हमेशा रिन्यूड होता रहता है और ऑलमोस्ट एवरी एज इसका रिन्यूड चलता रहता है, और इसको हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था भंगार, ठीक है, भंगार का यूज़ किया था, भंगार मतलब जैसे कचरा वगैरह अपने घर में भी होता है, ऐसे ही कि बहुत दूर दूर मतलब तराई से थोड़ा सा उठा हुआ इलाके में हमारे भंगार पड़ा रहता है, जो पुरानी सॉइल होती है बेसिकली, और पुरानी सॉइल इतनी ठोस होती है कि वहाँ तक पानी नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि पानी वहाँ तक नहीं आ पाती तो वो ठोस हो जाती है, ओके। तो ये बता दी, एक बार खुद रीडिंग लगाना, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में होगी, वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।